प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब बात करने वाले हैं शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी के बारे में। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग समझेंगे कि शिक्षा और मनोविज्ञान कैसे एक दूसरे का संबंध में किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और कैसे एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा हमें यह बताती है कि हमें अधिगम का क्या सीखना है। मनोविज्ञान सीखने के संबंधित मानव विकास के कैसे की व्याख्या करता है, जबकि शिक्षा जो है वो सीखने के क्या को प्रदान करने की चेष्टा करती है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्यों और कब से संबंधित है। क्रो एंड क्रो के इस कथन से हम समझ सकते हैं शिक्षा और मनोविज्ञान में किस प्रकार का संबंध है। यानी कि इस कथन में यह क्रो एंड क्रो कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा में हम क्या सीखना है इसका जानकारी प्राप्त करते हैं, और मनोविज्ञान में हमें बताता है कि हम कैसे सीखते हैं, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान हमें यह बताता है कि हमें कब सीखना चाहिए और क्यों सीखना चाहिए। इसी संबंध में अगर हम लोग बात करें, शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध को देखें तो शिक्षा क्या करती है, हमारे व्यवहार में परिमार्जन करती है, और मनोविज्ञान क्या करता है, हमारे व्यवहार का अध्ययन करता है। तो शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन और मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन। इस प्रकार शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध मानव व्यवहार से है। एक मानव का व्यवहार का अध्ययन करता है और दूसरा व्यवहार में परिमार्जन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, या हम इसको दूसरी भाषा में कहें तो व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करता है। तो हम लोगों ने समझा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। एक तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन करता है, और दूसरा व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करता है। अब हम लोग शिक्षा की भूमिका देखते हैं कि क्या मनोविज्ञान में भूमिका है। शिक्षा मनोविज्ञान को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान की जो विषय सामग्री में समृद्धि हुई है, उसके विभिन्न शाखाओं का जो उत्पत्ति हुई है, उसमें शिक्षा की एक अहम भूमिका है। इसके अलावा मनोविज्ञान को नवीन कार्यक्षेत्र प्रदान करने का काम शिक्षा मनोविज्ञान ने किया है। शिक्षा के द्वारा ही मनोविज्ञान में एक ऐसे ब्रांच का उद्भव हुआ है जिसे हम शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान के साथ साथ बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, इन सब के बारे में भी मनोविज्ञान के जो विषय सामग्री उसमें समृद्धि हुई है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान को नवीन समस्याओं से परिचित कराती है और मानव व्यवहार के विभिन्न आयामों से मनोविज्ञान को परिचित कराती है। तो इस प्रकार शिक्षा की हमने भूमिका को समझा कि मनोविज्ञान में शिक्षा की क्या भूमिका है, जो शिक्षा मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा जो अभी हम देख रहे हैं कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में नए नए रिसर्च हो रहे हैं मानव व्यवहार के अध्ययन को समझने के लिए, तो मानव व्यवहार का परिमार्जन शिक्षा के द्वारा होता है। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि मनोविज्ञान का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मनोविज्ञान ने अपनी उत्पत्ति के समय से ही शिक्षा को अत्यंत प्रभावित किया है। सबसे पहला प्रभाव शिक्षा पर मनोविज्ञान का हम लोग देखते हैं कि मनोविज्ञान की वजह से ही शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षा के बारे में पहले ये कहा जाता था कि शिक्षा वह है जो हमारा व्यवहार परिमार्जन करती है, वयस्क बनाती है, वयस्क जैसा बिहेव करना सिखाती है। परंतु मनोविज्ञान के उत्पत्ति ने शिक्षा को बाल केंद्रित कर दिया है। पहले शिक्षा शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी। शिक्षक को जो इच्छा करता था वो उसको पढ़ाता था, शिक्षक को जो अच्छा लगता था वो उसको बताता था। शिक्षक के द्वारा बनाए गए नियम ही अनुशासन के नियम माने जाते थे। कुल मिलाकर के शिक्षा के केंद्र बिंदु में शिक्षक था। परंतु मनोविज्ञान के उद्भव ने शिक्षा को शिक्षक केंद्रित से हटा करके बाल केंद्रित बना दिया है। इसके अलावा बालक की विकासात्मक विशेषताओं को भी महत्व दिया जाने लगा है। बालक की विभिन्न अवस्थाओं में कौन सी शिक्षण विधि किस अवस्था के लिए उपयुक्त है, इसका बहुत ही महत्व है। और शिक्षा ने क्या किया है, मनोविज्ञान ने शिक्षा में बालक की रुचियों को और उसकी आवश्यकताएं उसकी अवस्था के अनुसार बदलती रहती है, ये बताने का कार्य किया है। बाल्यावस्था में उसकी रुचि खेल की जैसे होती है, किशोरावस्था में खेल और कार्य में अंतर वो समझने लगता है। इस प्रकार से हम अपनी शिक्षा का स्वरूप भी बदल सकते हैं उसकी अवस्था के अनुसार। शिक्षा
में मनोविज्ञान का एक और योगदान हम लोग देखते हैं कि बालक की रुचियों और अभिवृत्तियों पर ध्यान दिया जाने लगा है। पहले शिक्षक को जो मन में आता था वो पढ़ाता था, जैसे मन में आता था वैसे पढ़ाता था, परंतु अब बालक की रुचियों का, अब चाहे पाठ्यक्रम में चुनाव के समय देख लें या फिर कोई विषय पढ़ने के संबंध में देख लें, तो बालक की रुचियों को और उसके अभिवृत्तियों को बहुत ध्यान दिया जाने लगा है। कारण क्या है कि इसलिए कि बालक को ही अल्टीमेटली पढ़ना है। शिक्षक तो एक सहायक मात्र है, इसका एक उपकरण मात्र है। शिक्षा का मुख्य कार्य किसको करना है? शिक्षा को करना है, बालक को करना है। तो इसलिए बालक महत्वपूर्ण है। वह, उसकी रुचियाँ, उसकी अभिवृत्तियाँ, उसकी इच्छाएं महत्वपूर्ण है, उसकी आवश्यकताएं महत्वपूर्ण है। तो बालक को महत्व दिया जाना, उसकी रुचियों को महत्व दिया जाना, उसकी मूल प्रवृत्तियों को महत्व दिया जाना मनोविज्ञान ने शिक्षा में शुरू कर दिया है। इसके अलावा मनोविज्ञान का एक और योगदान हम देख सकते हैं शिक्षा में कि बालक को पहले एक जैसा माना जाता था, लेकिन मनोविज्ञान ने बताया कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। प्रत्येक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है वो यूनिक होती है और इसके अलावा हर व्यक्ति में भिन्नताएं होती हैं। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की वजह से ही व्यक्तिक भिन्नता को महत्व दिया जाने लगा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जिस प्रकार व्यक्तिक भिन्नता को महत्व दिया गया, विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम बनाए गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले एक जैसा पाठ्यक्रम होता था लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, लेकिन व्यक्तिक भिन्नता ने ये बता दिया कि पाठ्यक्रम भी अलग अलग होना चाहिए। किसी की साहित्य में रुचि है, किसी की विज्ञान में रुचि है, किसी की गणित में रुचि है, किसी की अन्य विषय में, खेल कूद में रुचि हो सकती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम में भी सुधार किया गया। अभी हम देखते हैं कि वाइड रेंज ऑफ करिकुलम हमें दिखाई देता है शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण देन है। नवीन शिक्षण विधियों का जन्म। पहले कि आप शिक्षण विधियों का अगर आप अध्ययन करें तो पहले व्याख्यान, रटंत विधि, सूत्र विधि, इनका बहुत ज़्यादा महत्व था। स्वाध्याय पे और रटने पे ज़्यादा बल दिया जाता था, परंतु शिक्षा मनोविज्ञान के आने की वजह से, शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रादुर्भाव की वजह से ही नवीन शिक्षण विधियों का जन्म हुआ, जिसको हम ह्यूरिस्टिक मेथड के नाम से, इसके अलावा हेलेन पार्कहर्स्ट के द्वारा डाल्टन विधि अपनाई गई, मॉन्टेसरी विधि को हम देखते हैं। इसके अलावा फ्रॉबेल की खेल विधियों को देखते हैं। पहले हम लोग प्रश्नोत्तर संवाद को ज़्यादा महत्व देते थे, अभी हम लोग किसको महत्व देते हैं? अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा महत्व देते हैं, चिंतन पर ज़्यादा बल देते हैं। प्ले वे मेथड का जन्म शिक्षा मनोविज्ञान की एक बहुत बड़ी देन है शिक्षा में। पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर बल। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। शिक्षा में आप पहले देखते थे कि शिक्षा का मतलब सिर्फ होता था पढ़ना पढ़ना पढ़ना, मानसिक विकास पर ज़्यादा बल दिया जाता था। लेकिन शिक्षा में मनोविज्ञान के उद्भव ने ये बता दिया कि जब तक हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हमारा मन पढ़ने में भी नहीं लगेगा। इसलिए अपने पाठ्य क्रियाओं के साथ साथ शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर भी बल दिया जाने लगा है। अभी आप देखेंगे कि स्कूलों में डांसिंग, इसके बाद सिंगिंग और विभिन्न प्रकार के खेलों के आयोजन किए जाते हैं। एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, ये सब एक पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर इसलिए बल दिया जाने लगा कि बालक को मानसिक रूप के साथ साथ उसको शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बनाना है। इसके अलावा उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है। केवल मानसिक विकास करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ये मनोविज्ञान की देन है। इसके अलावा अभी हम लोग देख रहे हैं कि मनोविज्ञान की वजह से ही शिक्षा में अनुशासन का एक नवीन दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ है। पहले शिक्षक को एक पिता के समान माना जाता था, अभी उसको निर्देशक और मित्र के समान माने जाने लगा है। इसका तात्पर्य क्या है कि हम बालक को केवल पढ़ा ही नहीं रहे हैं, बल्कि उसके हम तदनुभूति और सहानुभूति पूर्वक उसके व्यवहार पर विचार कर रहे हैं। पहले शिक्षा में दंडे का प्रयोग करना अनिवार्य माना जाता था, परंतु अभी दंडात्मक अनुशासन की जगह पे अनुकरणात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन और सबसे बड़ा स्वानुशासन पे ज़्यादा बल दिया जाने लगा है। ये माने जाने लगा है कि हमारे मस्तिष्क में थकान भी होती है, हमें विभिन्न प्रकार की रुचिपूर्वक क्रियाओं को भी करना होता है। इसलिए केवल हमारा ध्यान पढ़ाई में न रहे, पढ़ाई के साथ साथ अन्य चीज़ों पर भी रहे, तो अनुशासन का एक नवीन दृष्टिकोण उत्पन्न होता है, जिसमें हम कहते हैं कि स्वतंत्रात्मक अनुशासन। प्रकृतिवादी जो विचारक है वो तो स्वतंत्र अनुशासन की बात करते हैं, मुक्त अनुशासन की बात करते हैं, परंतु एक प्रकार से हमने ये देखा है कि अनुशासन के साथ साथ बालक को भी स्वतंत्रता की भी बात की जाने लगी है, जो कि मनोविज्ञान की शिक्षा को एक बहुमूल्य योगदान है। इसके हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, वो चर्चा करते हैं कि अधिगम, जो लर्निंग, जो शिक्षा का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम शिक्षा के माध्यम से हम अधिगम पे ही ज़्यादा बल देते हैं। तो हम देखते हैं कि अधिगम में भी अधिगम के जो नियम प्रतिपादित किए गए मनोविज्ञान में, और इसके बाद अधिगम में अभिप्रेरणा को जो महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, तो
अधिगम के नियमों का अधिगम में क्या स्थान है, शिक्षा शास्त्र विषय के विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में हम अधिगम किस प्रकार से दें, प्रभाव का नियम कैसे काम करता है, तत्परता का नियम कैसे काम करता है। तो इसलिए ये नियम हमारे शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और शिक्षा में मनोविज्ञान की ही देन है कि हम अधिगम के नियमों को ध्यान में रखते हुए अधिगम कार्य को सुचारू रूप से चलाते हैं। इसके साथ साथ अधिगम में नकारात्मक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, सकारात्मक अभिप्रेरणा का किस प्रकार से महत्व है, कौन कौन से जन्मजात अभिप्रेरक हैं, कौन कौन से सामाजिक अभिप्रेरक हैं, इनको हम समझ करके बालक को अभिप्रेरित करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उसके लर्निंग कैपेसिटी में बदलाव हो, वो अच्छे तरीके से समझ पाए। अधिगम के विभिन्न जो पक्षांतर होते हैं उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं इसमें। इसके साथ ही साथ शिक्षा शास्त्र में एक अन्य जो महत्वपूर्ण योगदान मनोविज्ञान का हम देखते हैं कि मूल्यांकन की विधियों में सुधार किया गया है। पहले क्या होता था कि मूल्यांकन का मतलब होता था जितना आप रट लेते हैं, जितना आप याद करने की आपकी क्षमता होती है, वैसे ही आप क्या करते हैं कि अच्छे विद्यार्थी माने जाते हैं। परंतु अभी सतत मूल्यांकन का जो कॉन्सेप्ट आया है, CCE का कॉन्सेप्ट आया है, तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है वो मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण देन है कि हम बच्चे को रोज़ परखें। किसी एक पर्टिकुलर दिन में साल भर के सिलेबस को याद कर लेने की क्षमता, लिख लेने की क्षमता ही मूल्यांकन नहीं है, बल्कि हम प्रतिदिन के उसके व्यवहार के आधार पर, उसके मासिक व्यवहार के आधार पर, उसके छमाही व्यवहार के आधार पर हम उसको जज कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मनोविज्ञान ने एक कार्य और शिक्षा में किया है कि बालक के प्रीवियस नॉलेज को बहुत ही महत्व दिया जाने लगा है। कारण क्या है कि अगर हम बालक को बार बार किसी एक टॉपिक को समझाना चाहते हैं, मान लीजिए गुणा को समझाना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चे को अगर पहाड़ा नहीं आते तो हम गुणा नहीं सिखा सकते। इसलिए हमको ये जानना जरूरी है किसी भी टॉपिक को सिखाने के पहले कि उसका प्रीवियस नॉलेज क्या है, वो उसका लेवल क्या है। तो इसकी वजह से पूर्व ज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा है शिक्षा में। और आज के हम अंतिम बिंदु पे चलते हैं कि शिक्षा में मनोविज्ञान की क्या देन है। तो पहले क्या होता था कि अधिगम अक्षम्य बच्चे माने जाते थे, जो कि मानसिक रूप से थोड़े कमज़ोर होते थे। मंद बुद्धि बच्चों को शिक्षा में योगदान नहीं मिलता था, अपंग बच्चों के लिए उतनी व्यवस्था नहीं होती थी। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान की ही देन है कि हम आज इंक्लूसिव एजुकेशन की बातें हैं, स्पेशल चाइल्ड की बात करते हैं, उनकी देखभाल की बात करते हैं, सबको समावेशी शिक्षा देने की बात की जा रही है। तो इसका तात्पर्य ये है कि हम सभी समाज के सभी पहलुओं को, सभी प्रकार के बालकों को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी शिक्षा पर बल दे रहे हैं, जो कि शिक्षा में मनोविज्ञान की अभूतपूर्व देन है। इसके साथ ही साथ समायोजन, तनाव प्रबंधन, विभिन्न प्रकार के ऐसे मुद्दे हैं जिनका कि शिक्षा में जो भी समस्याएं आ रही मनोविज्ञान के आधार पर हम लोग हल करते हैं। तो इस प्रकार हमने आज के इस लेक्चर वीडियो में शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में बात किया। आशा है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आपने इस वीडियो के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार।